मेरे पास में यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। यदि मैं इसके रोटर से मैकेनिकल पावर देता हूं यानी हाथ से रोटेट करवाता हूं तो यह मशीन एक जनरेटर की तरह काम करती है और हमें पावर आउटपुट में मिलता है। अब इस मशीन में मैं लोड को हटा देता हूं और जो आउटपुट टर्मिनल थे वहां पर 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूं तो अब यह मशीन एक मोटर की तरह काम कर रही है और रोटर से हमें मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। यानी सिंपली देखा जाए तो यह मशीन एक जनरेटर और मोटर दोनों की तरह काम कर सकती है और वह भी एक्सीलेंट एफिशिएंसी के साथ में। अब इस इलेक्ट्रिकल मशीन को यूज में लेकर हम एक ऐसी बैटरी बना सकते हैं जो लार्ज स्केल यानी गीगावाट में पावर स्टोर कर सके और बड़े बड़े शहरों को सप्लाई दे सके। बैटरी 100% नेचुरल होगी, 100 साल तक उसकी लाइफ हो सकती है। इस बैटरी का नाम है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। इसको तो हम डिटेल से समझेंगे ही, लेकिन एक बार दुनिया की सबसे लार्जेस्ट केमिकल लिथियम आयन बैटरी को भी देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। इस लिथियम आयन बैटरी सिस्टम का स्टोरेज कैपेसिटी 150 मेगावाट पावर आउटपुट है और यह ग्रिड से जुड़ा है। जब चार्जिंग के समय ग्रिड से एसी सप्लाई आती है तो रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद में पावर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को दी जाती है और वह इंडिविजुअली सेल को सुरक्षित तरीके से चार्ज करता है। डिस्चार्ज के समय यही डीसी सप्लाई इन्वर्टर से होकर वापस एसी में बदल दी जाती है। इस कन्वर्जन प्रोसेस में कुछ लॉस होते हैं। इस केमिकल बैटरीज की एक बड़ी चुनौती है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पर इसके सेल का टेम्परेचर ऑप्टिमम रूप से 15 से 35 डिग्री के बीच में रहे, तभी यह अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर सकती है। थर्मल मैनेजमेंट सही न होने पर एफिशिएंसी गिरती है और फायर हैजार्ड का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो फिर इनको एयर या लिक्विड कूलिंग दी जाती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनके सेल की लाइफ 15 साल तक होती है। उसके बाद में पूरी बैटरी का रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लार्ज स्केल पर केमिकल बैटरी से पावर स्टोर करना बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन हमारे पास में और भी बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। यह गीगावाट में पावर स्टोर कर सकता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एनर्जी पानी की फॉर्म में स्टोर होती है, तो इसकी कोई भी डिग्रेडेशन लाइफ नहीं होती है। हमें जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट ही मिलता है, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का भी कोई झंझट नहीं है। इस पावर प्लांट को मोस्टली पहाड़ी इलाकों में बनाया जा सकता है जहां पर पानी का फ्लो हो और हाइट डिफरेंस अच्छा खासा हो, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको आर्टिफिशियली क्लोज लूप में भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले डैम बनाकर एक रिजर्वोयर बनाया जाता है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। जब रिजर्वोयर पानी से भर जाता है तो पानी को रिलीज करने के लिए डैम के अंदर चैनल नहीं बनाए जाते हैं। कुछ बड़े बड़े साइज के पाइप को सेट किया जाता है। इस तरीके से इस पाइप को पेनस्टॉक पाइप बोलते हैं। इस पाइप को नीचे डाउन स्ट्रीम में लाया जाता है। इसकी लेंथ 2 से 3 किलोमीटर तक भी हो सकती है और नीचे की साइड में भी एक रिजर्वोयर बनाया जाता है जिसको लोअर रिजर्वोयर बोलते हैं। लेकिन पाइप को ओपन नहीं रखते हैं, यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल लगा देते हैं जिसने अभी पानी की सप्लाई को बंद कर रखा है। लेकिन कंट्रोल वॉल के पास में पानी का जबरदस्त प्रेशर आ रहा है क्योंकि पेन स्टॉक का डायमीटर 10 to 12 मीटर तक हो सकता है और यह डिपेंड करता है कि दोनों रिजर्वोयर के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है। यदि हाइट का डिफरेंस बहुत कम है तो इसको लो हेड प्लांट बोलते हैं, जिसमें ग्रेविटी की वजह से पानी का प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए बड़े डायमीटर के पेन स्टॉक पाइप काम में लिए जाते हैं। जैसे जैसे हाइट का डिफरेंस बढ़ता है, ग्रेविटी की वजह से प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है, तो पाइप का डायमीटर कम करते जाते हैं। अब कंट्रोल वॉल के आगे एक बड़ा टरबाइन लगाते हैं। इस टरबाइन को फ्रेंसिस टरबाइन बोलते हैं। जब कंट्रोल वॉल को ओपन करते हैं तो हाई स्पीड और प्रेशर के साथ में पानी टरबाइन की ब्लेड से टकराता है, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करने लगता है और पानी टरबाइन ब्लेड को रोटेट करवाने के बाद में नीचे से कुछ इस तरीके से आगे निकल जाता है। बेसिकली देखा जाए तो टरबाइन पानी की एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में बदलता है। यह टरबाइन शाफ्ट सीधे सिंक्रोनस जनरेटर के रोटर से जुड़ा होता है। जब रोटर घूमता है तो उसमें बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल स्टेटर वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स कटाते हैं और उसी से वोल्टेज इंड्यूस होता है। इस तरीके से टरबाइन की मैकेनिकल पावर जनरेटर के रोटर के जरिए स्टेटर कोइल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली जाती है, जिस तरीके से मैंने आपको छोटी मशीन के एग्जांपल से रोटर को घुमाकर दिखाया था। आप अभी देख रहे हो पूरा हाइड्रो पावर प्लांट 3D में जिंदा होता हुआ, लेकिन सोचिए अगर आप खुद ऐसा एनिमेशन बना पाते तो हर टरबाइन की ब्लेड को मॉडल करना, रियलिस्टिक मटेरियल लगाना, मशीनों को रिग करना और पूरे पावर स्टेशन को मूव कराना, यह सब आप मेरे एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स से सीख सकते हो। इसके अलावा किसी भी टाइप का एनिमेशन आप
आप सीख पाओगे। यह कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, यह आपकी पूरी जर्नी बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक है। और सच्चाई यह है कि अगर आप अभी ये स्किल नहीं सीखते हो तो हमेशा दूसरों की बनाई एनिमेशन ही देखते रहोगे। अभी ज्वाइन कीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हर दिन देरी आपको पीछे छोड़ रही है, मौका है अपने आइडियाज को असली 3D दुनिया में बदलने का। नाउ बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल मशीन लगी है इसको सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं और अभी यह जनरेटर मोड में काम कर रही है। और जो जनरेटर का आउटपुट होता है उसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से सब स्टेशन के अंदर फीड कर दिया जाता है, जहां से हमें सप्लाई दी जाती है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अपर रिजर्वोयर का लेवल जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे पानी का हेड थोड़ा कम होता जाएगा। हेड कम होने से टरबाइन को मिलने वाला पानी का प्रेशर घटता है और इसकी वजह से प्लांट की आउटपुट पावर कम हो सकती है। लेकिन जनरेटर की स्पीड और फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर हमेशा ग्रिड फ्रीक्वेंसी के साथ में लॉक रहता है। हम वोल्टेज को कुछ हद तक ऊपर नीचे झेल सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ग्रिड द्वारा तय होती है और जनरेटर को उसी के हिसाब से ऑपरेट करना होता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका में 50 हर्ट्ज ग्रिड फ्रीक्वेंसी यूज में ली जाती है, जबकि नॉर्थ अमेरिका और कुछ अदर कंट्रीज में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज में होती है। हम वीडियोस को पूरी कैलकुलेशन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही करेंगे। अब हम जो लोड की डिमांड है वह टाइम के साथ में वेरी करती रहती है, तो जनरेटर का आउटपुट ग्रिड की डिमांड के अनुसार एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल वॉल्व ऑटोमेटिक गवर्निंग सिस्टम से कंट्रोल करता है। अगर अचानक वाल्व बंद कर दिए जाएं तो पेन स्टॉक में वाटर हैमर यानी अत्यधिक दबाव बन सकता है। ऐसे हालात से बचने के लिए कई डिजाइनों में सर्ज टैंक लगाया जाता है, जिससे पानी को अचानक रुकने के बजाय ऊपर सर्ज टैंक में जाने का रास्ता मिल जाता है और पेन स्टॉक को हाई प्रेशर से बचाया जा सकता है। यदि हमारे रिजर्वोयर की साइज बड़ी है तो यहाँ पर मल्टीपल जनरेटर यूनिट भी लगाई जा सकती है, लेकिन जो पानी टरबाइन से आगे निकलता है उसको लोअर रिजर्वोयर में कलेक्ट किया जाता है। यदि पहाड़ों से रेगुलर पानी आ रहा है तो जो टरबाइन से पानी निकलता है उसको आगे रिवर में छोड़ दिया जाता है, और इस कंडीशन में इस पावर प्लांट को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। लेकिन हमें इस प्लांट को एज ए बैटरी कंसिडर करना है, तो फिर जो लोअर रिजर्वोयर होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है और पानी को यहीं पर कलेक्ट किया जाता है। जब अपर रिजर्वोयर पूरी तरीके से खाली हो जाता है तो सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा पानी लोअर रिजर्वोयर में कलेक्ट हो गया और हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास में एनर्जी जनरेट करने के लिए और पानी नहीं है, तो यह बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन होती है। बैटरी को वापस चार्ज करने के लिए पानी को वापस अपर रिजर्वोयर में पहुंचाना होगा, जिसकी वजह से हमारे सामने दो चैलेंज आते हैं। नंबर 1, हमें पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर पंप चाहिए। नंबर 2, इलेक्ट्रिक मोटर को वापस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। नंबर 1 कंडीशन पहले समझते हैं। हमें अलग से कोई भी मोटर और पंप लगाने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेंसिस टरबाइन होता है वह एक्चुअल में टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों का काम कर सकता है। जब पानी ऊपर चढ़ाना होता है तो अब सप्लाई सिंक्रोनस मशीन को ग्रिड से दी जाती है, और इस केस में यह सिंक्रोनस मशीन एक मोटर की तरह काम करती है और टरबाइन को रोटेट करवाती है। जब टरबाइन रोटेट करने लगता है तो वह पानी को लोअर रिजर्वोयर से वापस अपर रिजर्वोयर में भेजने लगता है, और इस केस में मोटर की एफिशिएंसी 96 से 98% होती है और ओवरऑल टरबाइन और मोटर की एफिशिएंसी अराउंड 90% होती है। यदि हम जनरेटर के केस में देखें तब भी जनरेटर की एफिशिएंसी 98 से 99% होती है और टरबाइन और जनरेटर दोनों की एफिशिएंसी अराउंड 93% होती है। तो सिंक्रोनस मशीन दोनों ही कंडीशन में एक्सीलेंट एफिशिएंसी पर काम करती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या पंप स्टोरेज पावर प्लांट में लगी सिंक्रोनस मशीन की स्पीड 250 से 300 आरपीएम ही होती है, क्योंकि यहाँ पर सेलिएंट पोल रोटर काम में लिया जाता है और सेलिएंट पोल रोटर पर पोल्स कुछ इस तरीके से लगे रहते हैं। एक पोल से दूसरे पोल के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, जिसको एयर गैप बोलते हैं, और इतने एरिया की वजह से जब यह रोटर हाई स्पीड में चलने लगे तो मैकेनिकली अनबैलेंस हो सकता है। तो फिर टरबाइन की स्पीड को स्लो किया गया और रोटर पर नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाया गया, क्योंकि हमें आउटपुट में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की चाहिए। स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स है 50 हर्ट्ज, रोटर पर अभी नंबर ऑफ पोल्स 4 है और कैलकुलेट करने पर हमें स्पीड मिल जाती है 1500 आरपीएम की। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में 1500 आरपीएम की स्पीड अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम रोटर पर नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाकर 24 कर देते हैं और हमें स्पीड मिलती है 250 आरपीएम की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जनरेटर की स्पीड से पावर आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पावर आउटपुट पहले भी हमें गीगावाट या मेगावाट में मिल रहा था और कम स्पीड पर भी उतना ही पावर आउटपुट मिलेगा। अब सिंक्रोनस मशीन की वर्किंग हमने इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप इसकी वर्किंग यहाँ से देख सकते हो। लेकिन चैलेंज नंबर 2 अभी भी वहीं पर खड़ा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। एक बार आप इस ग्राफ को देखो, यह ग्राफ सोलर एनर्जी और ग्रिड पर चल रहे लोड को दिखाता है। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक
पूरा का पूरा लोड ग्रिड पर रहता है जो ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है, लेकिन सुबह 8 बजे बाद में सोलर पावर जनरेशन स्टार्ट होती है तो ग्रिड का लोड धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि सोलर एनर्जी ग्रिड को सपोर्ट कर रही है, अब दोपहर 3 बजे बाद में सोलर से पावर जनरेशन वापस कम होने लगती है तो पूरा लोड वापस ग्रिड पर शिफ्ट होने लगता है और शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में लोड पीक पर रहता है और इस टाइम में सोलर का पावर जनरेशन 0 हो जाता है। अब डे बाय डे सोलर से पावर जनरेशन इंक्रीज हो रहा है तो ग्रिड का लोड हर साल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कम होता जा रहा है, जिसका सिंपल सा मतलब है दिन के टाइम में सोलर एनर्जी की इतनी पावर जनरेट होती है कि ग्रिड पर लोड ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, यानी ग्रिड के पास में बहुत सारी अननेसेसरी पावर पड़ी हुई है। जब अननेसेसरी पावर आपके पास में होती है तो बिजली कंपनियां चाहती है कि इस पावर को कैसे भी सेल किया जाए, चाहे कम पैसे में ही सेल क्यों ना हो। तो जब सोलर का पीक टाइम होता है उस टाइम हमारे पंप स्टोरेज पावर प्लांट में पानी को ऊपर चढ़ाने का काम स्टार्ट किया जा सकता है और 7 से 8 घंटे का यह टाइम होता है तो हमें लगभग 6 से 7 घंटे का वापस बैटरी बैकअप भी पंप स्टोरेज से मिल जाता है। इस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी भी हम सस्ते पैसों में बाई कर सकते हैं। शाम को 6 बजे बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एकदम से पीक पर होती है तो ग्रिड इस टाइम में हाई पावर डिमांड का शिकार होते हैं, तो इस टाइम में हमारे पंप स्टोरेज पावर प्लांट को वापस स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि पानी ऊपर पहुंच गया है, जिसका सिंपल सा मतलब है बैटरी हमारी अब चार्ज हो गई है। और अब जो मोटर इतनी देर पानी चढ़ा रही थी, जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो वही मोटर जनरेटर की तरह काम करने लग जाएगी और ग्रिड को सपोर्ट करेगी और पीक टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी अच्छी निकाली जा सकती है। अब पानी की अनलिमिटेड लाइफ है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट की लाइफ 50 से 100 साल तक चलती है। बस सिंपल मेंटेनेंस की जरूरत होती है जनरेटर, टरबाइन, डैम को। यदि हम 80 ईयर का टाइम पीरियड को देखें तो लिथियम आयन बैटरी से एवरेज स्टोरेज कॉस्ट लगभग $68 मेगावाट पर आवर डिलीवर्ड और पंप स्टोरेज हाइड्रो प्लांट की कॉस्ट लगभग $60 पर मेगावाट डिलीवर्ड निकलती है। यह अंतर कैलकुलेशन के एजम्पशन पर थोड़ा बदल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पंप स्टोरेज ज्यादा इकोनॉमिकल साबित होता है। और यह फर्क शायद आपको बहुत कम दिख रहा हो, लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखें तो लिथियम आयन बैटरी 5 गुना ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है पंप स्टोरेज से कंपेयर करें तो। और सेकंड थिंग, माइनिंग की वजह से रेयर अर्थ एलिमेंट भी खत्म होते जाएंगे, जिसकी वजह से भयंकर एनवायरमेंटल इंपैक्ट आने वाले टाइम में पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की डिटेल्ड वर्किंग एज ए बैटरी समझ आई होगी। यदि आपको कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।